गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। पिछली वीडियो में हमने भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार पढ़ा, उसके बाद हमने भारत का प्राकृतिक विभाग भी पढ़े थे, उसके बारे में कुछ बताया था। तो आज मैं भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी लिखवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे भी, क्या महत्व है, क्या 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 इनकी महत्वता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं। भारत को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी जो है, जो दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इससे दक्कन का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं उत्तर का विशाल पर्वतमाला। हेडिंग डालिए, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। उत्तर की विशाल पर्वतमाला में हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी। इसमें भी एक भाग डालिए, हिमालय पर्वत श्रेणी। देखो, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है तुम्हारा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। लेकिन भारत में हिमालय के 3 ही भाग दिए गए हैं। कौन कौन से हैं तुम्हारे, हम पढ़ेंगे जो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो पहले मैंने क्या लिखवाया, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में हम बात करें, उत्पत्ति के बारे में, उसके बारे में, तो देखिए मैंने कुछ बताया भी था, मैं पुनः बता रहा हूं। क्या था कि सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी में, देखिए जो भूस्थल था उसे तो कहा जाता था पैंजिया महाद्वीप। और ये जो स्थल भाग था, जो जल भाग था, जो जलमंडल था, इसे कहा जाता था पैंथालासो महासागर, ठीक है। पृथ्वी का पहला जो स्थल भाग था उसे तो कहा जाता था पैंजिया महाद्वीप, और जल भाग को कहा जाता था पैंथालासा महासागर, ठीक है। तो वैगनर ने थ्योरी दी थी। वैगनर थ्योरी के अनुसार अगर हम बात करें, वैगनर थ्योरी के अनुसार इस पर 3 बल कार्य करते थे। इस पर 3 बल कार्य करते थे। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ज्वारीय बल और तीसरा करता उत्प्लावन बल। यानी वैगनर के अनुसार इस स्थल भाग पर 3 बल कार्य करते थे। पहला करता था हमारा ज्वारीय बल, दूसरा करता था तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल, और तीसरा था तुम्हारा उत्प्लावन बल। तीन बल कार्य करते थे। देखिए, ज्वारीय बल जो कार्य करता था वो पता हो तो चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य, यानी इन तीनों के एक में आने से यह बल कार्य करता था, ठीक है। तो क्या होता था कि ज्वारीय बल का काम करता है भू सन्निधि, यानी जो भूभाग था इससे उत्तर की ओर, यानी अपनी तरफ खींचने का कार्य करता था ये, ठीक है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का करता हूं, ये से उस पर दबाव डालता था। उत्प्लावन बल का कार्य करता है तैराने का। देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर पानी में तैर रही है तो उसका क्या मतलब है, उतना ही बल कार्य करेगा कि जितना बल वो उसे हटाने का कार्य करती है। स्थल भाग जो है जितना जल हटेगा, ठीक है, उसके बराबर इस पर बल कार्य करता है, ठीक है। तो क्या काम, इसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हो जाता है और इसमें से क्या होता है कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इन 3 बलों के कारण इसमें विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखो, मैं इसे डिटेल में जब पढ़ाऊंगा, जब मैं तुम्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी कराऊंगा तो तब डिटेल में थोड़ा करा दूंगा, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ तुमको। तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जो बनते हैं तुम्हारे, एक बनता है तुम्हारा अंगारा लैंड और दूसरा भाग बनता है तुम्हारा गोंडवाना लैंड।
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड इसमें देखिए। अब क्या हुआ, हिमालय श्रेणी की बात कर रहे हैं, यहाँ हुआ करता था 33 सागर, यहाँ हुआ करता था 33 सागर। लगभग बताते हैं 33 सागर हुआ करता था। लगभग 7000 करोड़ वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को 33 सागर अलग करता था, ठीक है। तो उत्तर यानी अंगारा लैंड से जो बहने वाली नदियां था वो अवसाद लाती थी, कंकड़ पत्थर वगैरह जो है अवसाद ला करके क्या 33 सागर में गिराती थी। इधर से दक्षिण से भी यानी गोंडवाना लैंड से भी जो उसमें क्या होता नदियां थी वो क्या कहती, वो भी 33 सागर में यहाँ से अपना अवसाद वगैरह कंकड़ पत्थर वगैरह गिराया करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें जो जैसे ही अवसाद नदियों द्वारा अवसाद जमा होता गया, जमा होने के साथ साथ इसमें क्या हुआ, दबाव पैदा हो गया, ठीक है। दबाव उत्पन्न हो, अवसादों में दबाव होने से क्या हुआ, अवतरित हो गया, अवसाद क्या हुआ, अवतरित होने लगे और उन्होंने क्या पड़ गया, गलन पड़ गया, यानी ये ऊपर की ओर उठने लग गए, जिससे हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण की घटना बताई जाती है। इसे कहा जाता है 33 भूसन्निधि सिद्धांत, ठीक है, यानी भूसन्निधि सिद्धांत कहा गया इसे। लेकिन कुछ एक और सिद्धांत भी मानना बताया जाता है कि क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मैंने बताया था कि 3 बार कार्य करते हैं, उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल। ये क्या काम करता कि जो हमारा जो अंगारा लैंड था, ठीक है, वो नीचे की ओर गति करता प्लेट, यानी और ये जो हमारा गोंडवाना लैंड प्लेट थी ये हमारी उत्तर की ओर गति करती है, ठीक है, किससे, ज्वारीय बल के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें 33 सागर में जो नदियों द्वारा अवसाद जमा होते गए, अवसाद जमा होने के साथ ये दोनों प्लेटें क्या हुआ आपस में टकरा, यानी आपस में, जैसे देखिए मैं तुम बता दूं क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कोई कागज है, ठीक है, अगर तुम कागज मोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, बलन पड़ जाता है, पड़ जाता नहीं पड़ जाता। तो ऐसे ही इसमें जैसे ही प्लेट आपस में दोनों पास आने लगी तो ये 33 सागर में जो अवसाद से वो ऊपर की ओर उठने लग गए और उठने के साथ उसमें क्या हुआ, एक बलन सा पड़ गया, क्या हुआ, बलन पड़ गया, जिसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहा जाता है। तो इससे हिमालय निर्माण की बात बताई जाती है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी लिखवाया था तो उसमें लिख लीजिए कुछ पॉइंट। हिमालय के निर्माण के संबंध में, हिमालय के निर्माण के संबंध में भूसन्निधि सिद्धांत, भूसन्निधि सिद्धांत तथा हैरी हेस का भूसन्निधि सिद्धांत तथा हैरी हेस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत तथा हैरी हेस का प्लेट विवर्तन सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यानी जो हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण की उत्पत्ति की हम बात करें तो इसमें 2 सिद्धांत दिए गए, 2 को मान्यता दी गई है। एक तो भूसन्निधि सिद्धांत, ठीक है, दबाव पड़ने से इसमें बताया जाता है कि अवतरण पैदा हो जाता है, और दूसरा बताया था प्लेट विवर्तन, यानी प्लेटों के आपस में टकराने से, ठीक है। तो पहला है भूसन्निधि सिद्धांत, पहला है भूसन्निधि सिद्धांत। देखिए आज से लगभग 7000 करोड़ वर्ष पहले, आज से लगभग 7000 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर तैतीस सागर यानी 33 भूसन्निधि हुआ करती थी। 33 भूसन्निधि आज से 7000 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले 33 भूसन्निधि हुआ करते थे, जो उत्तर में अंगारा लैंड, जो
उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड को वो अलग करती थी, वो पृथक करती थी। यानी जो 33 भूषण रहती थी क्या करता था, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करता था। ठीक है, मैंने बताया तो मैं देखो यहाँ इनकी नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर है अवसादों द्वारा यहाँ पे अवसाद लाकर गिरती थी नदियां। इधर से तुम्हारी गोंडवाना लैंड की नदियां थी वो भी यहाँ पर क्या डालती थी, अवसाद डालती थी। ठीक है, तो लिखिए इसमें आगे इन दोनों के अवसाद 33 भूसन्निधि में 33 भूसन्निधि में जमा होते रहे, 33 भूसन्निधि में जमा होते रहे और इन अवसादों का अवकलन होता रहा। यानी क्या हुआ, इनमें अवकलन की स्थिति उत्पन्न होती रही, अवसाद जमा होते रहे, दबाव पड़ता रहा और इन अवकलन का क्या हुआ, इनमें अवकलन उत्पन्न होने लगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न भूमियों में अग्रभूमियों में दबाव सहित या दबाव जनित भू संलग्न उत्पन्न हो गया, जिससे क्यून लोन एवं हिमालय काराकोरम कहाँ श्रेणी, काराकोरम श्रेणी कहाँ है, देखो हिमालय तुम्हारी काराकोरम श्रेणी, हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। और वलन से प्रभावित क्षेत्र जो वलन से आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या नाम दिया गया, तिब्बत का पठार। वलन से प्रभावित क्षेत्र को तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया। ठीक है, अगले डालो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। यानी प्लेटों के आपस में टकराव से 33 सागर के जो अवसाद थे वो क्या हुआ, उनमें वलन पड़ गया, ऊपर को उठ के वो, जिससे हिमालय का निर्माण हो गया। तो इसमें भी लिख लीजिए हैरी हेस के अनुसार लगभग 7000 करोड़ वर्ष पहले यूरेशियन प्लेट का
दिशा में गतिशील हुआ, उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुआ। लगभग 2-3 साल पहले, लगभग 2-3 वर्ष पूर्व, लिख लिया नहीं, ये लगभग 2-3 वर्ष में ये भूभाग निकट आ गए। यानी क्या हुआ, देखो ये जो प्लेट थी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट और ये थी हमारी दक्षिणी प्लेट बोला गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी थी, ठीक है, क्या था ये, अंटार्कटिक प्लेट भी था, सॉरी अंटार्कटिका प्लेट भी कहा गया है, यूरेशियन प्लेट। ये दोनों क्या हुआ, भूभाग है, तो दोनों थे, दोनों भाग क्या हुए, नजदीक आ गए, ठीक है। नजदीक आने में 33 सागर का जो अवसाद थे वो क्या हुआ, ऊपर को उठने लग गए, देखिए आगे, जिससे 33 के अवसादों में बलन पड़ने लगा, जिससे 33 के अवसादों में बलन पड़ने लगा। और हिमालय श्रेणी का उत्थान उत्पन्न हो गया, हिमालय श्रेणी का उत्थान उत्पन्न हो गया। आगे नहीं बोलते, सोनोजोइक महाकल्प में, सोनोजोइक महाकल्प में लिख लीजिए, सोनोजोइक महाकल्प में, इयोसीन युग में हिमालय का निर्माण माना जाता है। जो आज भी जारी है, जो आज भी जारी है। जो आज भी जारी है, ठीक है। आगे एंड करिए, हिमालय का महत्व। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन बनेंगे यहां से, हिमालय के महत्व से। हिमालय का महत्व, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप, देखो उपमहाद्वीप क्यों है, ये तीनों जगह से, कहां से गिरा हुआ, जल से गिरा हुआ, 3 साइड से, ठीक है। तो हिमालय के महत्व लिखिए, पहला पॉइंट, हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को की राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा बनाता है, राजनीतिक और प्राकृतिक सीमा बनाता है। और आगे लिखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का एक अलग व्यक्तित्व है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक अलग व्यक्तित्व है। आगे देखिए, भारत की जलवायु निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
हिमालय की नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं। देखिए हिमालय की जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं, जिससे जलोढ़ मिट्टी का यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यानी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है कि इसका निर्माण किससे हुआ, हिमालय की नदियों द्वारा और कुछ दक्षिण भारत की नदियों द्वारा भी, ठीक है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। हिमालय विभिन्न संसाधनों के विकास का भी संभावित क्षेत्र है। जैसे कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, जस्ता आदि धात्विक संसाधन भी मिलते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिए पहला वन संसाधनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, ओक आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम जो करेंगे बाकी सब डिटेल में कराएंगे हम, जो ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इनमें सभी हम पर्वत में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय का कौन सा है, लघु हिमालय कौन सा है, शिवालिक श्रेणी में क्या, ट्रांस हिमालय क्या, ठीक है, कौन कौन सी नदी, यहाँ पे नदी तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए तुम उत्तर का विशाल मैदान। देखो मैंने बताया था क्या हुआ था, हिमालय श्रेणी से जो नदी आती थी उसके द्वारा अवसाद लाया जाता था। अवसाद लाने का क्या होता, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता था, ठीक है। वो क्या होता था, अवसाद लाती थी और धीरे धीरे अवसाद यहाँ छोड़ती हुई बह जाती थी, ठीक है। जो भारी अवसाद थे वो यहाँ बहते जाते थे, थोड़ा सा वो यहाँ जमते हुए चले जाते थे। ऐसे ही दक्षिण भारत की जो नदियाँ थी वो भी अपने साथ अवसाद लेकर जाती थी पर्वतों से, पठारों से, ठीक है। तो वो क्या करता था, थोड़ा थोड़ा अवसाद छोड़ते हुए निकल जाती थी, जिससे क्या होता है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान डालिए, इसमें लिखिए इसका निर्माण क्वार्टरली ठीक है, या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में माना जाता है। जो हिमालय की नदियों द्वारा तथा दक्षिण भारत की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से
उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद नई लाइन लिखिए, इसके पुराने जलोढ़ को, यानी जो पुराने जो जलोढ़ अवसाद थे, यानी पुराने जो जलोढ़ अवसाद से, ठीक है, इसके पुराने जलोढ़ को बांगर तथा नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, अब आगे डालिए उत्तर विशाल मैदान, यानी उत्तर का मैदान का महत्व, यानी महत्व डालिए, हेड डालिए महत्व क्या है। इसका जो महत्व क्या है, इसकी अगर हम महत्व की बात करें, मैदानी भाग का जो महत्व है, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। मैंने बताया था कि जो हिमालय की नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर आती थी, तो देखो शुरुआत में जब पर्वतों से गिरेंगे तो उनकी जो गति तीव्र रहेगी, और उसके साथ वो पर्वतों से खनन करके, ठीक है, अपरदन करके क्या मिट्टी वगैरह बाहर कर लाती थी, और मिट्टी लाने के बाद धीरे धीरे वो मिट्टी जमती चली जाती थी। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण से लाती थी वो धीरे धीरे मिट्टी जमती चली जाती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में यानी कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है, तो ये जो क्षेत्र है इसमें कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक जनसंख्या का जो कृषि क्षेत्र इसी पर आधारित है। ठीक है, तो अब लिखिए, मैदानी भाग हमारी बृहत जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या, मैदानी भाग हमारी बृहत जनसंख्या, बृहत जनसंख्या यानी बहुत बड़ी जनसंख्या के जीवन का आधार है। ठीक है, जीवन का आधार है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत उपजाऊ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और इसी मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला व पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। कोयला व धातु पदार्थों के क्षेत्र मिलते हैं। देखो कैसे, मैंने बताया था तुमको जब मैंने भूगोल के इतिहास कराया था। ठीक है, इतिहास में तो मैंने बताया था कि जैसे क्या हुआ कि इनके जो हमारे वनस्पति जीवाश्म वगैरह दब जाते थे। ठीक है, दबने के बाद क्या हुआ, इनमें कुछ साल बाद क्या हुआ, इनके जो अवशेष हैं जीवाश्म थे वो गलने लगे। यहाँ पर जल था, यानी समुद्री स्थान पर जहाँ दबे थे उनसे तो पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और जो भूस्थल पर दबे थे जीवाश्म यानी अवसाद, उनसे कोयला बनता है। ठीक है, जितना ज्यादा पुराना होगा कोयला उतना ही मजबूत होगा। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र मिलते हैं, धातु यानी कोयला क्षेत्र मिलते हैं दब जाने से। ठीक है, उसके बाद आगे डालिए तुम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। कहाँ तक हुई है ये तो देखो, बंद तो कर लेगा।
उसके बाद मैंने क्या हेड करवाई, हेड डाली है भारत का, यानी प्राद्वीपीय भारत का पठार, प्राद्वीपीय भारत का पठार या दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। ठीक है, इसमें लिख लीजिए। ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित, यह भारत ही नहीं विश्व की प्राचीन चट्टानों से निर्मित, चट्टानों से निर्मित है। विश्व की चट्टानों से निर्मित है। जो प्री कैम्ब्रियन युग, जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प या काल, जो प्री कैम्ब्रियन काल से ही ये पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया, यानी ये उठा हुआ भाग उठा ही भाग रह गया, ये उठा हुआ ही रह गया, ये कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया, यानी कभी भी ये नहीं डूबा, ये उठा हुआ भाग ही रह गया हमेशा। ये आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से भी निर्मित है, जो आग्नेय चट्टानों से भी निर्मित है। जो नीस व शिष्ट के रूप में, जो नीस व शिष्ट चट्टानों के रूप में रूपांतरित हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है। अगर इसकी हम महत्वता की बात करें तो महत्वता में इसमें आती है, लिखिए पहले आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें लिख लीजिए जो नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इन्हें मैं डिटेल से जो कराऊंगा, तो मैं प्राचीन भारत का पटा डिटेल से कराऊंगा, यानी क्रम से दोबारा लूंगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसमें ही पढ़ेंगे हम। धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, जो आगे चट्टानों का ही रूपांतरण रूप है, परतदार रूपांतरण रूप है हमारे धारवाड़ क्रम चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान है, उनका ही परतदार रूपांतरण ही है धारवाड़ क्रम चट्टान है, यानी जिसमें जो हमारी अरावली श्रेणी, कर्नाटक के बेल्लारी जिला, बालाघाट रीवा, इनमें हम पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्या क्रम की चट्टानें, विंध्या क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत का प्राकृतिक भूभाग।
या भूगर्भिक विस्तार, तो भूगर्भिक प्रकार, इसके विभाग हो गए हमारे, भूगर्भिक प्रकार हो गए या भूआकृतिक प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ेंगे, हिमालय श्रेणी पढ़ेंगे हम। तो हिमालय श्रेणी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर पढ़ेंगे हम इसमें बृहत हिमालय, और इसके पर्वत पढ़ेंगे, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कम कौन सा है, नदियां कौन सी हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफी है। और देखिए अगर कोई समझ में नहीं आए तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। धन्यवाद।